डिटेल से स्टडी करेंगे। तो पर परागण की विधियां क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, इसके बारे में आपने पहले से पिछले वीडियो के अंदर आपने स्टडी किया था। और इसी प्रकार जो आगे पर परागण की अनुकूलन भी आपने इसमें पढ़े थे, स्व परागण पढ़े थे आपने पिछले वीडियो के अंदर। और उसी को पर परागण की विधियों को आगे बढ़ाते हुए ये जो वीडियो है आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको हर चीज समझ में आ जाए। इस प्रकार से एकदम इजी टॉपिक आता है और इसमें नीट में, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्जाम के अंदर और एनसीईआरटी सीबीएसई के एग्जाम के अंदर, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के अंदर, जैसे स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी यह टॉपिक अच्छा तरीके से दे रखा है। तो बायोलॉजी की 11th और 12th दोनों बुक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो दोनों बुक है, ये स्कूल व्याख्याता के एग्जाम के अंदर पूरी सम्मिलित की गई है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और इसको शॉर्ट नोट बना करके याद कीजिए ताकि आगामी एग्जाम के अंदर आपको मनोवांछित सफलता प्राप्त हो सके। देखिए पर परागण की विधियां, मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। तो पहली विधि, आप जब पर परागण की जनरली वायु के द्वारा सबसे पहले एनिमोफिली यानी अगर परागण की क्रिया किसके द्वारा हो, वायु के द्वारा संपन्न हो। अगर बाई चांस परागण बहुत ही हल्के हो, वजन में बहुत ही हल्के हो, जिसकी वजह से जैसे तेज हवाएं जैसी चलती है, उन हवाओं के माध्यम से परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र की सतह के ऊपर हो जाता है, तो वो जो घटना होती है उसे हम क्या कहते हैं, वायु परागण, एनिमोफिली कहते हैं। एक मित्रों मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जैसे जिनके इंग्लिश वर्जन जो नेम है ना, नीट के अंदर इनके इंग्लिश वर्जन के नाम से पूछा जाता है। जैसे एनिमोफिली, व्हाट इज द एनिमोफिली, एग्जाम्पल क्या है इसका, उदाहरण क्या है इसका, एनिमोफिली क्या है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसके इंग्लिश वर्जन जरूर इसके याद करें, अन्यथा ये आपका याद किया हुआ बेकार हो जाएगा। तो देखिए आप, फर्स्ट इसमें जल परागण हाइड्रोफिली, सेकेंड इसमें है जल परागण। अगर परागकणों का स्थानांतरण वर्तिकाग्र की सतह के ऊपर जल के माध्यम से हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, जल परागण, हाइड्रोफिली कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें पोटामोजिटॉन और मीडियोफिलम, जनरली इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, पोटामोजिटॉन और मीडियोफिलम। तो आप देखिए जल परागण की प्रक्रिया यहाँ पे दो प्रकार की है, एक तो अधोजल परागण हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली, और दूसरा है अधिजल परागण एपिहाइड्रोफिली। तो ये दो जो वर्ड आ रहे हैं इनको याद रखना आपने। अधोजल परागण क्या है, देखो अगर परागण की क्रिया, ये आपके सामने जो तालाब है, नदी है या कोई झील है, इस झील के अंदर जैसे ये कोई पेड़ पौधे उगे हुए हैं इस प्रकार से, अगर इन पौधों के अंदर परागण की क्रिया हो रही है, जल के भीतर ही हो रही है, अंदर के साइड में परागण है ना, स्थानांतरित हो रहे हैं, वर्तिकाग्र की सतह के ऊपर स्थानांतरित हो रहे हैं और जल के भीतर ही हो रहे हैं सारी प्रक्रियाएं। तो ये जो परागण की क्रिया है वो क्या कहलाती है, अधोजल परागण, यानी जल के भीतर की प्रक्रिया हो रही है, बाहर नहीं आ रही है, सतह पे नहीं आ रही है। तो इस प्रकार का उदाहरण इसमें आप देखें कि अधोजल परागण की जोस्पेरा और नाजास के अंदर, जोस्पेरा और नाजास जो प्लांट है ये एक्वाटिक प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट के अंदर इस प्रकार का प्रोसेस कंप्लीट होता है। सेकंड आपके सामने है अधिजल परागण या एफाइट्रोफिली। इसमें आप देखिए अगर परागकण की प्रक्रिया जल की सतह के ऊपर हो रही है, ये जैसे पौधे हैं ये थोड़े से बाहर निकले हुए हैं, जल की सतह से पूरे डूबे हुए, लेकिन उसका ऊपर का भाग, फ्लावरिंग पार्ट जो है बाहर निकला हुआ है, और जल की सतह से, जल में तैर करके परागकणों का स्थानांतरण हो रहा है सतह से सतह पर, वर्तिकाग्र की सतह पर परागकण जल में तैरते हुए ऊपरी सतह के ऊपर आकर के स्थानांतरित होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिजल परागण। तो इसकी एग्जाम्पल आप वेलिसनेरिया एक एक्वाटिक प्लांट है, वेलिसनेरिया को आप देख सकते हैं आसानी से, इस प्रकार का प्लांट होता है। इसमें परागकणों का स्थानांतरण जल की भीतरी सतह में न होकर के ऊपरी सतह के द्वारा, पानी की बहते हुए प्रभाव के द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न होती है परागण की। तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम कहते हैं अधिजल परागण। सेकंड थर्ड कीट परागण, एंटमोफिली, कीट परागण। तो देखो आपने कीटों के द्वारा तो परागण की क्रिया आप बहुत सारे पाठों में पढ़ रहे हैं,
जनरली 80% प्लांट जितने भी होते हैं, 80% पादप, उन 80% पादपों के अंदर हम ये देख सकते हैं कि 80% पादपों के अंदर मधुमक्खी है, कीट है, पतंगे हैं, बीटल है, इनके माध्यम से परागण की क्रिया संपन्न होती है। और ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ऊपरी सतह के ऊपर जाकर के बैठते हैं। तो पौधों के अंदर परागणों की क्रिया कीटों के द्वारा होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कीट परागण। इसमें देखो बीटल, पतंगा, ये तो इसमें आप प्रमुख एजेंट है, इन्हीं के माध्यम से ये प्रक्रिया संपन्न होती है। उदाहरण इसमें साल्विया और सरसों। एनसीईआरटी की बुक के अंदर साल्विया का जो डायग्राम दे रखा है और कीटों के द्वारा उसमें परागण की क्रिया समझाई गई है, बड़ा ही शानदार तरीके से, उसमें बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा है। दूसरा चौथा है इसके अंदर है पक्षी परागण, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली पक्षी परागण, देखिए पक्षियों के द्वारा भी परागण की क्रिया संपन्न होती है। जो उष्णकटिबंधीय पौधे हैं, उष्णकटिबंधीय पौधे जैसे तंबाकू है, कैलिस्ट्रोमोन है, इन पौधों के अंदर पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है, क्योंकि ये ज्यादा गर्मी के अंदर पाए जाते हैं और गर्मी में ज्यादातर पक्षी ठंडक प्राप्त करने के लिए, अपने क्लाइमेट को ठंडा करने के लिए, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को ठंडा करने के लिए पक्षी पेड़ पौधों की इन सतहों के ऊपर जाकर के बैठते हैं, जिसकी वजह से पंखों पर उनके परागण लग जाते हैं और एक प्लांट से दूसरे प्लांट की सरफेस के ऊपर जब पहुंचते हैं तो वर्टिकल के ऊपर परागणों का स्थानांतरण कर देते हैं। इसकी वजह से ये प्रोसेस क्या कहलाता है? पक्षी परागण या ऑर्निथोफिली। एग्जाम्पल इसमें यहाँ पे है तंबाकू है, कैलिस्ट्रोमोन है। इसमें पक्षियां कौन कौन से, देखो कौन कौन से प्रमुख पक्षी है, याद रखना। इन पक्षियों के नाम पूछे जाते हैं। शक्करखोरा है एक, दूसरा गुंजन पक्षी है, नेक्टेरिना है। ये जो 2-3 पक्षी है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस प्रकार के ऑर्निथोफिली के अंदर। तो पक्षियों के द्वारा ये परागण की क्रिया संपन्न होती है। अगला यहाँ पे देखिए आप, चमगादड़ के द्वारा, रात्रिकालीन उड़ने वाला जो पक्षी है ना चमगादड़, उस चमगादड़ बेट के द्वारा भी इस प्रकार का प्रोसेस है या पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आप देखें, इसको हम कहते हैं चेरेट्रोफिली। इसमें आप देखें कदम और कचनार, बालम खीरा, ये जो पेड़ होते हैं ना मित्रों, रात्रिकालीन के अंदर इनके पुष्प खिलते हैं। रात में खिलने की वजह से ये पक्षी काफी, चमगादड़ जो वगैरह जो होते हैं वो उन फ्लावर से या पुष्पों से रस चूसने के लिए हो जाते हैं। इसकी वजह से ये प्लांट में परागण की क्रिया संपन्न होती है चमगादड़ के द्वारा, क्योंकि ये रात्रि में खिलने वाले पुष्प है और इन पुष्पों की सतह के ऊपर जैसे चमगादड़ के पक्षी आकर के, चमगादड़ आकर के बैठता है, तो इसे हम क्या प्रोसेस कहेंगे? चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया हो रही है। घोंघों के द्वारा कुछ जलीय घोंघे होते हैं ना, जल के अंदर जो स्नेल्स वगैरह होते हैं, उनके द्वारा भी कुछ पादपों के अंदर परागण की क्रिया संपन्न होती है। जैसे यहाँ पे सर्प वृक्ष और ऑर्किड, एरिस्मेस, ये जो प्लांट होता है इसको कहते हैं एरिस्मा। और ऑर्किड की कुछ जातियां, बहुत सारी जातियां जिसके अंदर घोंघों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। अगला ये प्रोसेस आपको अच्छी तरीके से याद करना है, इसके शॉर्ट नोट बनाने हैं और एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें उदाहरण के माध्यम से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उदाहरण है साहब में, इंग्लिश जो वर्जन है इनके नाम के माध्यम से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसके बाद में फिर जो अगला जो हमारा टॉपिक है, असंगतता या अनिश्चितता, इनकम्पेटिबिलिटी। देखो क्या चीज होती है इनकम्पेटिबिलिटी? देखो आपने परागण की क्रिया देखी है। परागण की क्रिया में क्या होता है कि परागकण वर्तिकाग्र की सतह के ऊपर आकर के अंकुरित होते हैं। आप देखते हैं ये परागकण जैसे किसी एजेंट के माध्यम से या बाह्य कारक के माध्यम से आ गए और यहाँ आकर के फिर ये अंकुरित होते हैं, इसे पराग नलिका का निर्माण करते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में और सेकंड में आपने पढ़ा था। तो पराग नलिका जैसे इसमें बनती है तब इसमें परागकणों का अंकुरण होता है, तब पराग नलिका का निर्माण होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर बाई चांस ये परागकण यहाँ पे आकर के अंकुरित नहीं हो, तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है इसका मुख्य परिभाषा आप देखें कि नर युग्मक और मादा युग्मकों के मध्य अनिश्चितता का आना, नर युग्मक और मादा युग्मकों के मध्य अनिश्चितता का आना, या फिर दोनों के मध्य निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होना।
इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं असंगतता या अनिश्चितता, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के मध्य निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होना। यहाँ पे परागकणों का अंकुरण होगा ही नहीं मित्रों, और नहीं होगा तो ऑटोमेटिक फिर ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? अनिश्चितता, इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये आप देखें कि अलग अलग प्रकार की पक्षियों के साथ या जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से वर्तिका गति सतह पर बहुत सारी प्रजातियों के परागकण आ जाते हैं, तो वो अंकुरित नहीं हो पाते, और अंकुरित नहीं हो पाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो ऑटोमेटिक ये प्रोसेस यहीं पे आकर के रुक जाएगा। तो ये प्रोसेस आप देखते हैं असंगतता या अनिश्चितता का दो प्रकार की होती है मुख्यतः। एक होती है अंतरजातीय, इंटर स्पेसिफिक, एक ही वंश के भिन्न भिन्न जातियों के मध्य एक ही वंश क्या है इनका? एक ही है, और एक ही वंश के भिन्न भिन्न जातियों के मध्य अगर अनिश्चितता पाई जाती है तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? अंतरजातीय असंगतता या अनिश्चितता, इनकम्पेटिबिलिटी। इंटर स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं इसको। एक ही वंश की दो जातियों के मध्य ये प्रक्रिया अनिश्चितता का पाया जाना क्या कहलाता है? अंतरजातीय अनिश्चितता कहलाती है। दूसरा, इसमें आप उदाहरण देख सकते हैं ब्रेसिका रापा और ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रेसिका एक ही वंश, ब्रेसिका वंश की दो जातियां हैं, रापा और कैम्पेस्ट्रिस, दोनों के मध्य क्या पाई जाती है? स्व अनिश्चितता या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्रेजेंट होती है। तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा यहाँ पे है अंतरजातीय इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी। तो एक ही जाति के सदस्यों के मध्य अगर स्व अनिश्चितता का पाया जाना होता है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? अंतरजातीय या इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। एक ही जाति के सदस्यों के मध्य, उदाहरण इसमें प्रिमोला है। प्रिमोला एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर जो ये एक ही जाति के सदस्यों के मध्य सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्रेजेंट होती है, इसकी वजह से ये क्या कहलाते हैं? अंतरजातीय। तो इसे हम स्व अनिश्चितता भी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या स्व बंधितता, सेल्फ स्टेरिलिटी भी बोलते हैं। इनको दोनों वर्ड याद रखना है। इसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। और इसको कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी। तो मित्रों, ये आपको मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये आपको समझ में आया हो अच्छी तरीके से। और जैसा आपको अच्छा लगे उसी प्रकार आप अपने कमेंट्स से इस कमेंट्स बॉक्स के अंदर रखिए, और आगामी वीडियो जल्द ही आप लेकर आपके सामने में हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।